ऋषि एक ज्वालामुखी को भीषण रूप से फटते हुए दिखाता है। चमकता लावा और काले राख के घने बादल ऊंचे आकाश में उठ रहे हैं जो सूरज की रोशनी को ढक लेते हैं। इस प्राकृतिक अराजकता के बीच हरी शल्कयुक्त त्वचा वाले एक विशाल सरीसृप जैसे प्राणी की एक आकृति वहां खड़ी दिखाई देती है। लार टपकाते हुए खाली नजरों से घूरते हुए जैसे कि हो रहे भयंकर झटकों से स्तब्ध हो गई हो। शांत और भयावह जंगल के माहौल में पूरी तरह से सशस्त्र सैनिकों का एक समूह सतर्कता के साथ झाड़ियों से गुजरता दिखाई देता है। उस प्राचीन शिकारी की उपस्थिति से अनजान जो छाया से उन्हें देख रहा है। तनाव चरम पर पहुंच जाता है जब लाल चमकती आंखों वाला एक विशाल सरीसृप राक्षस अचानक एक सैनिक के ठीक पीछे प्रकट होता है, जो केवल ठंडे पसीने में जम सकता है जब वह अपनी गर्दन पर मौत की सांस महसूस करता है। स्थिति विस्फोटक अराजकता में बदल जाती है जब वह क्रूर प्राणी कान फाड़ने वाली दहाड़ के साथ हमला करता है, सैनिकों को उस भूखे राक्षस के हमले से बचने के लिए अपनी तलवारें और भाले निकालने के लिए मजबूर करता है। हालांकि कवच पहने एक आदमी तेज और शांत दृष्टि के साथ अपने माथे से एक नीली जलती हुई आभा छोड़ता है। फिर बिजली की तेजी से वह एक विशाल डायनासोर जैसे राक्षस की ओर दौड़ता है। अपनी तलवार का उपयोग करते हुए वह एक बहुत शक्तिशाली घूमती हुई वार करता है जो चमकदार सफेद प्रकाश के विस्फोट का प्रभाव पैदा करता है और प्राणी के शरीर को काटने में सफल होता है, जिससे लाल खून हवा में उछलता है। उस संक्षिप्त लेकिन क्रूर लड़ाई के समाप्त होने के बाद वह आदमी लाल आभा के विस्फोट के अवशेषों के बीच गरिमा के साथ सीधा खड़ा होता है। अपनी तलवार को अपने कंधे के पीछे म्यान में वापस रखता है, जबकि उसका प्रतिद्वंद्वी राक्षस असहाय रूप से गिर चुका है। दूसरी जगह एक होलोग्राफिक स्क्रीन दिखाई देती है जो उस कवच पहने आदमी का चेहरा प्रदर्शित करती है जिसने राक्षस को हराया था। पास में एक युवक अपने गालों पर हल्की लाली और प्रशंसा से भरे भाव के साथ स्तब्ध दिखाई देता है। अचानक कोई पीछे से युवक के कंधे को थपथपाता है, जो तुरंत उसे बहुत आश्चर्यचकित भाव के साथ चौंका देता है। सख्त और डराने वाले चेहरे के भाव को बनाए रखते हुए वह बूढ़ा आदमी डांटने वाले स्वर में पूछता है कि युवक अपना काम करने के बजाय वहाँ क्या कर रहा है। वह बूढ़ा आदमी बड़बड़ाता है कि आजकल के युवा एक समस्या है, क्योंकि वे अक्सर अजीब कल्पनाओं में फंस जाते हैं। उस डांट का जवाब देते हुए युवक तुरंत अपने शरीर को जितना संभव हो उतना झुकाता है, जोर से माफी मांगते हुए। कुछ देर बाद वह बूढ़ा आदमी उसे तुरंत जाकर वहाँ की बेलों को साफ करने का आदेश देता है। घबराहट और जल्दबाजी की भावना के साथ युवक आज्ञाकारी रूप से जवाब देता है और तुरंत हंसिया लेकर अपना काम करने के लिए दौड़ता है। अपना हंसिया पकड़े हुए वह बहुत चिंतित महसूस करता है, क्योंकि उसने अपने काम के पहले दिन एक बुरी छाप छोड़ी है और नकारात्मक ध्यान आकर्षित किया है। हालांकि वह बूढ़ा आदमी स्तब्ध और आश्चर्यचकित दिखता है जब वह युवक की असाधारण गति को देखता है, जो बहुत ही फुर्तीली गतिविधियों के साथ झाड़ियों को साफ कर रहा है, जैसे कि उच्च स्तर की मार्शल आर्ट तकनीक का उपयोग कर रहा हो। युवक इतनी तेजी से काम करता है कि शाखाओं और पत्तियों का कचरा का ढेर पलक झपकते ही सफेद बोरियों में साफ सुथरे रूप से लपेटा जाता है, जो पहले अव्यवस्थित क्षेत्र को चमकदार साफ छोड़ देता है। अपने कंधे पर एक बड़ी बोरी उठाते हुए युवक जाने के लिए तैयार होता है, जबकि दादा केवल प्रशंसा में बड़बड़ा सकते हैं, क्योंकि अभी भी आजकल के युवा हैं जो इतने परिश्रमी हैं और सिर्फ बगीचे को साफ करने के लिए इतनी अद्भुत क्षमता रखते हैं। दूर चलते हुए युवक थोड़े उदास भाव के साथ सोचते हुए दिखाई देता है प्रेषण शब्द के बारे में। वह एक लंबी सांस लेता है और मन ही मन सोचता है कि क्या यह उसके लिए केवल एक कल्पना है। दुनिया नष्ट हो गई है और अपनी पूरी जीवन शक्ति खो चुकी है, जैसे कि एक गेम जिसकी सेवा बंद कर दी गई हो। नए हुए और सुनसान शहर का दृश्य छोड़ते हुए उस निराशा के बीच एक अज्ञातपूर्ण इकाई प्रकट होती है, जो शेष मानवता के लिए एक समाधान प्रदान करती है, उन्हें पृथ्वी के विनाश से बाहर निकलने के एकमात्र रास्ते के रूप में दूसरी दुनिया में असाइनमेंट के माध्यम से भेजती है। युवक फिर उदास नजरों से एक इमारत में बड़ी स्क्रीन की ओर देखता है, जो एक मजबूत शूरवीर की आकृति प्रदर्शित करती है। दुनिया की उदास स्थिति के बीच वह उन नायकों के बारे में कथा को याद करता है जिन्होंने पृथ्वी को छोड़कर दूसरी दुनिया में दूत की उपाधि के साथ जाया है। वह महसूस करता है कि पृथ्वी पर अभी जीवन केवल उन दूतों द्वारा दूसरी दुनिया से वापस लाई गई जीवन शक्ति या जीवन शक्ति के कारण ही जीवित रह सकता है, जो लगभग विलुप्त हो चुकी सभ्यता को जीवित रखने का एक अंतिम प्रयास है। तेज और दृढ़ निश्चय से भरी आंखों के साथ वह अपने हाथ में एक हंसिया मजबूती से पकड़ता है, जैसे कि किसी बड़ी चीज के लिए खुद को तैयार कर रहा हो। शाम की रोशनी से रोशन रहे हुए शहर के बीच वह अपने दिल में सवाल करता है कि क्या वह भी उन नायकों में से एक बन सकता है। कुछ क्षणों बाद वह आदमी एक संकरी गली से भारी कदमों के साथ चलता है। उसके कदमों की आवाज फटी हुई डामर पर धीरे से गूंजती है। दिन भर के बाद थकान दूर करने के लिए एक लंबी सांस लेते हुए वह शाम की धुंधली रोशनी के नीचे अपने विचारों में डूबा हुआ दिखाई देता है। उस सड़क की सुनसानता के बीच उसके मन में एक संदेह और उम्मीद दोनों है, जब वह सोचता है कि क्या कल उसे फिर से काम पर बुलाया जाएगा।
वह आदमी एक इमारत के सामने पहुंचकर एक लंबी सांस लेता है जो लोगों से भरी और भीड़ भाड़ वाली दिखती है। सांगबोंग प्रेषण केंद्र लिखे साइन बोर्ड को देखते हुए वह महसूस करता है कि वह जगह कितनी भीड़ भाड़ वाली है, बिल्कुल पहले के दिनों की तरह। फिर वह तुरंत कठिनाई से भीड़ को चीरता है, चिल्लाते हुए रास्ता मांगता है क्योंकि उसकी बारी आगे बढ़ने की है। अधिकारी के सामने पहुंचकर वह अपनी पहचान की पुष्टि करने के लिए खुद को ओह चांसू के रूप में परिचय देता है और उम्मीद के साथ पूछता है कि क्या अब तक की जांच में कोई प्रगति हुई है। हालांकि चांसू को केवल खामोशी से स्वागत मिलता है जब अधिकारी गंभीरता से अपनी मॉनिटर स्क्रीन को देखता रहता है। अधिकारी ओह चांसू के खाते का विवरण देखता है जो दिखाता है कि परिवार खोज शुल्क के रूप में 40,367,200 वोन का भुगतान किया गया है, लेकिन अंतिम स्थिति निराशाजनक परिणाम दिखाती है। अंत में ठंडे स्वर में अधिकारी चांसू का नाम पुकारता है और जोर देता है कि वह जगह बिना लाभ के मुफ्त में काम नहीं करती और चांसू को अपर्याप्त जांच शुल्क के कारण भगा देता है। फिर तुरंत अगली कतार को बुलाता है। हालांकि चांसू बहुत विनती करता है कि कम से कम उसे खबर या स्थान की जानकारी दी जाए। उसे तुरंत उसके पीछे के बड़े शरीर वाले आगंतुक द्वारा धकेल दिया जाता है जो चिल्लाता है कि अब उसकी बारी है। कुछ देर बाद मंद गूंजती सड़क की रोशनी के नीचे रात का माहौल चांसू के लिए बहुत भारी और घुटन भरा लगता है, जो फुटओवर ब्रिज पर एक लंबी सांस लेता दिखता है। उसकी व्यक्तिगत शांति के बीच पुल के नीचे की स्थिति बिल्कुल विपरीत है। लोगों की भीड़ धक्का मुक्की कर रही है और शोर शराबे में तनावपूर्ण है। चांसू अंततः घर पहुंचता है, धीरे से दरवाजा खोलता है और थका हुआ बड़बड़ाता है कि वह घर आ गया है, जबकि बची हुई शक्ति से अपने जूते उतारता है। अत्यधिक थकान उससे गलती से अपने खरीदारी के प्लास्टिक बैग को गिरा देती है, जिससे एक पेय का डिब्बा गिरकर ठंडे फर्श पर धीरे से लुढ़कता है। चांसू को अपने पिता की याद आती है जो एक उच्च स्तर का रिटर्नी था। वह खुशी के पल को याद करता है जब वे एक साथ फुटबॉल खेलते थे, लेकिन वह याद कड़वी हो जाती है जब वह याद करता है कि कैसे उसके पिता को पृथ्वी की बिगड़ती स्थिति के कारण फिर से कर्तव्य पर भेजा जाना था। अंत में उस नायक ने, जो अब बड़ा हो चुका है, उस छोटे बच्चे के लिए था, कभी वापस नहीं आया। उसे अकेला अपने हाथ में गेंद और लाखों अनुत्तरित सवालों के साथ खड़ा छोड़ दिया। उसका दुख और गहरा हो जाता है जब वह उस अंतिम पल को याद करता है जब उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ा, पिता को खोजने के बाद जल्द ही वापस आने का वादा किया और चांसू से कुछ दिनों के लिए शांति से घर पर अकेले इंतजार करने को कहा। वास्तव में वह वादा कभी पूरा नहीं हुआ और अब वह केवल अपने अंधेरे घर की दीवार के सहारे बैठकर अपने भाग्य का विलाप कर सकता है कि अंततः उसे अकेले जीना पड़ा। अब समय बीतने के साथ वह याद मिटने लगी है कि वह अपने माता पिता के चेहरे को याद करना भी मुश्किल पाता है। जब चांसू उदास बैठा अपने भाग्य का विलाप कर रहा है, अचानक एक जबरदस्त कंपन कमरे को हिलाता है। इसके बाद खिड़की से एक चमकदार रोशनी प्रकट होती है। चांसू तुरंत खिड़की से बाहर देखता है और वह तुरंत चौंक जाता है और सवाल करता है कि क्या हो रहा है। वहाँ एक रहस्यमय रोशनी आसमान से नीचे उतरती दिखाई देती है और बड़ी शक्ति के साथ विस्फोट करके पृथ्वी पर प्रहार करती है, यहाँ तक कि चांसू पीछे फेंक दिया जाता है, उसके आसपास की चीजों को नष्ट करता है और उसे दर्द से चिल्लाने पर मजबूर करता है जब उसका शरीर दीवार से जोर से टकराता है, इससे पहले कि सब कुछ अंधेरा हो जाए। कुछ देर तक बेहोश रहने के बाद चांसू अंततः धीमी तरह के साथ जागता है। अव्यवस्थित रसोई के फर्श पर थका हुआ बैठकर उस पर अभी हुई अराजकता को समझने की कोशिश करता है। ठीक 8 बजे फर्श पर पड़ा एक फोन जोर से कांपता है जो चांसू को चौंका देता है। फोन की स्क्रीन बहुत जरूरी आपातकालीन सूचनाओं की एक श्रृंखला प्रदर्शित करती है। प्रकाश की चमक की घटना और रिटर्नी ए की वापसी के कारण तूफान की रिपोर्ट करती है। चांसू अविश्वसनीय रूप से स्तब्ध है जब वह मुख्य समाचार पढ़ता है जो कहता है कि वह एस रैंक व्यक्ति सेवानिवृत्त होने का फैसला किया है। चांसू आगे पढ़ता है कि वह व्यक्ति भगवान की रक्षा करने में विफल रहने और अपनी पूरी टीम को खोने के बाद अकेले वापस आने के लिए मजबूर हुआ। स्क्रीन को सवालिया निशान के साथ देखते हुए चांसू उलझन में बड़बड़ाता है, यह समझने की कोशिश करता है कि यह बड़ी त्रासदी कैसे हो सकती है। मीडिया कैमरे की रोशनी के सामने रिटर्नी ए की आकृति, जो पट्टियों के साथ बुरी तरह घायल दिखती है, एक भावनात्मक बयान देती है कि उसने भगवान की रक्षा करने में विफल रहने और अपनी सभी टीम के सदस्यों को खोने के बाद मिशन चलाने के लिए अपनी सभी क्षमताओं और योग्यताओं को खो दिया है। पूरे पछतावे के साथ वह जबरन प्रत्यावर्तन प्रक्रिया के माध्यम से अकेले वापस आने के बाद सेवानिवृत्त होने के अपने फैसले के लिए जनता की समझ की भीख मांगता है। इस बीच चांसू अविश्वसनीय रूप से बड़बड़ाता है जबकि समाचार स्क्रीन को देखता है जो रिटर्नी और दूतों के धीरे धीरे गायब होने के बारे में गंभीर स्थिति की रिपोर्ट करता है और सवाल करता है कि क्या इस तरह की स्थिति में पृथ्वी ठीक रहेगी। वह समाचार 500 मिलियन लोगों से नीचे जनसंख्या में कमी को भी उजागर करता है और सबसे अधिक संभावना है कि कोई और रिटर्नी प्रकट नहीं होगा। निराशा से भरे माहौल में
चांसू इस दर्दनाक वास्तविकता पर विचार करते हुए बैठा है कि न केवल मिशन विफलता के साथ समाप्त हुआ, बल्कि उस रुटनी को सेवानिवृत्ति का फैसला भी करना पड़ा। उस खामोशी के बीच वह दरवाजे की दस्तक की आवाज से चौंक जाता है, जो उसे आश्चर्यचकित करती है कि इस तरह के समय पर उससे मिलने कौन आया है। फिर चांसू धीरे धीरे खड़ा होना शुरू करता है, जबकि आश्चर्यचकित महसूस करता है क्योंकि उसे कोई भी उसे मिलने के लिए नहीं आना चाहिए था। दरवाजा खुलने के बाद वहाँ एक प्यारा सफेद खरगोश दिखाई देता है, जो एक बड़े लाल धनुष टाई के साथ गहरे नीले रंग का सूट पहने हुए टैबलेट के साथ प्रकट होता है। हंसमुख भाव और दोस्ताना बंद आंखों के साथ वह और चांसू का नाम पुकारता है और विनम्रता से पूछता है कि क्या मिस्टर और चांसू वहाँ है। इस बीच चांसू केवल थोड़ा खुले दरवाजे के पीछे से संदेह के साथ झांकता है। वह भ्रमित महसूस करता है और अपने मन में सवाल करता है, क्योंकि वह किसी को नहीं देख रहा है और इसे केवल एक मजाक मानता है। वह खरगोश उत्साह से उसका नाम पुकारता रहता है, जबकि सूचित करता है कि वह नीचे है, जबकि चांसू केवल पूरी चौंक और अविश्वास के साथ देख सकता है। चौंक की चरम सीमा चांसू को हिस्टेरिक रूप से चिल्लाने और पीछे की ओर गिरने पर मजबूर करती है, जब तक कि वह जोर से फर्श पर नहीं टकराता, जो आश्चर्यजनक रूप से खरगोश को भी उस अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतिक्रिया को देखकर चौंका देता है। चौड़ी आंखों और व्यापक रूप से खुले मुंह के साथ उसका मन असाधारण आश्चर्य से भरा है, क्योंकि वह एक बोलने वाला खरगोश देखता है, एक असंभव घटना जो उसे वास्तव में अपनी शांति खो देती है। खरगोश चांसू को शांत करने की कोशिश करता है, बहुत खुशी की खबर देकर। चौड़ी मुस्कान के साथ और अपने हाथ में दस्तावेज दिखाते हुए वह खरगोश असाधारण बधाई देता है, क्योंकि चांसू को एक दूत के रूप में चुना गया है या नियुक्त किया गया है।